नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों का जीएस मेंस पेपर फर्स्ट का लेक्चर चल रहा था ज्योग्राफी का और प्राकृतिक संसाधनों का। तो उसी में मिट्टियों को हम लोग देख रहे थे, मिट्टियों के निर्माणकारी तत्वों को आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं आपके मिट्टी के निर्माण में। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आज का जो लेक्चर है मिट्टी के निर्माणकारी कारक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला कारक होता है जलवायु कारक। देखिए जलवायु अपना प्रभाव जो है वो किसके माध्यम से दिखाता है? तापमान के द्वारा, वर्षा के द्वारा मिट्टी का निर्माण पर अपना प्रभाव डालती है। ठीक है, वर्षा जो है, वर्षा मिट्टी पार्श्विका में जल के प्रवाह और मात्रा द्वारा उसके गुणों पर प्रभाव डालती है। तापमान जो है मिट्टी में बैक्टीरिया गतिविधियों, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, अपघटन को प्रभावित करता है। उच्च तापमान जो होता है बैक्टीरिया गतिविधियों को बढ़ा देता है, निम्न तापमान इस प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो ये आपका जलवायु का कारक होता है जो मिट्टी पर प्रभाव डालता है। अगला कारक कौन सा है? अगला कारक है आपका मूल पदार्थ। तो देखिए मिट्टी का निर्माण जो है आधार शैल के वियोजन, जैसे कोई मात्र चट्टान जो होती है तो उसके विखंडन से, उसके वियोजन से, उसके अपघटन की प्रक्रिया द्वारा वर्षों में संपन्न होता है। जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, अब थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा जो है टूट रहा है, फूट रहा है, टूटने फूटने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान गया। ठीक है, तब ये मिट्टी के रूप में फॉर्म होता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में बहुत सारे वर्ष लगते हैं, बहुत कई साल लगते हैं। ठीक है, मिट्टी में पाए जाने वाले खनिजों और मिट्टी के गुणों को आधार शैल जो होती है, जो मात्र शैल जो होती है या मात्र चट्टान जो होती है, उससे विशेष रूप पे प्रभावित करते हैं। कि भाई सोच कर देखिए कि अगर नीस की चट्टान है तो आपका इसी से संबंधित मिट्टी बनेगी ना, ऐसा नहीं है कि कोई और बन जाएगी। तो मात्र चट्टान जो होती है उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आधार शैल के खनिज जो होते हैं, मिट्टी के खनिजों में समानता पाई जाती है कि भाई अगर ये आपकी चट्टान है तो इसमें जो गुण होंगे वही मिट्टी में भी होंगे, दोनों में सेम गुण होंगे। ठीक है, मिट्टी के गठन और उर्वरता के निर्धारण में आधार शैल जो होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है आपका स्थलाकृतिक कारक। तो देखिए स्थलाकृतिक कारक कौन कौन से होते हैं? तो इसमें मिट्टी के गुणों को प्रभावित करते हैं कि जैसे ऊंचाई है, ढाल है, अपवाह है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अपर्दन में कारक कारण बनते हैं जाके। स्वभाव, दर, मात्रा, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं कि भाई कितनी मात्रा में मिट्टी इधर से उधर जा रही है, अपवर्दित हो रही है, उसका स्वभाव कैसा है, जो अपवर्दन की दर है वो कैसी है। तो इस जो मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया है इस पर स्पष्ट प्रभाव डालते हैं। तीव्र ढलानों पर मिट्टी की महीन परत मिट्टी संगठकों द्वारा न बैठ पाने के कारण जमती है। ठीक है, स्थल की जो स्थिति है यह भी मिट्टी के निर्माण में अपना स्थान रखती है। अब जैविक कारक की बात कर लेते हैं। तो देखिए जैविक कारकों में वनस्पति, जीव जंतु, कवक, शैवाल, बैक्टीरिया इत्यादि आते हैं। वनस्पति की जहाँ तक बात कर लेते हैं, वनस्पति मिट्टी पार्श्विका में ह्यूमस के तौर पर शामिल होती है और वनस्पतियां वर्षा के पानी को रोककर मिट्टी का अपरदन रोकती हैं, साथ ही जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। तो ये मिट्टी को रोकने का कार्य भी करती हैं वनस्पतियां। अब मिट्टियों का वर्गीकरण देख लेते हैं। विश्व में कैसा है कि जैसे जलवायु के आधार पर मिट्टियों के निर्माण में मूल चट्टान की अपेक्षा जलवायु बहुत ही ज़्यादा इसका अधिक योगदान देती है, जिसमें तापमान और वर्षा जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुख्य होते हैं। जलवायु के आधार पर मिट्टियों के निम्न प्रकार हैं कि जैसे टुंड्रा प्रदेश की ये जो प्रदेश हैं, इन सारी चीज़ों को कौन कौन से कटिबंध होते हैं, कौन कौन से प्रदेश होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को 10 तारीख से प्री कम मेंस का लेक्चर आने वाला है, तो उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, सारी की सारी जलवायु के आधार पर किस तरीके से डिवीज़न किया गया है, तो उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखेंगे उसमें। टुंड्रा प्रदेशीय मिट्टी होती है, एक वन प्रदेशीय मिट्टी होती है, घास के प्रदेशों की मिट्टियाँ होती हैं, मरुस्थलीय मिट्टियाँ होती हैं। तो ये जलवायु के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण किया जाता है। मूल चट्टानों के आधार पर कैसे होता है कि जिन मिट्टियों में मूल चट्टानों का प्रभाव प्रबल होता है उन्हें इस वर्ग में रखा जाता है कि जैसे बलुई मिट्टी हो गई, चिकनी मिट्टी या चीका मिट्टी हो गई, दोमट मिट्टी हो गई, गहरे रंग वाली मिट्टी हो गई। तो ये मिट्टियों का आधार मूल चट्टान के आधार पर किया जाता है। निर्माण विधि के आधार पर क्या किया जाता है? देखिए निर्माण विधि के आधार पर मूल स्थान पर स्थित
एवं स्थान परिवर्तन के आधार पर मिट्टी के दो भाग किए जा सकते हैं। जैसे मूल स्थानीय या अवशेष मिट्टी, एक स्थान पर ही अवशेष उसके जमा हो रहे हैं वो, और एक स्थानांतरित मिट्टी की, मतलब यहाँ से मिट्टी उठकर इस पर्टिकुलर प्लेस पर जाती है। ठीक है। स्थानांतरित मिट्टी निम्न प्रकार की होती है कि जैसे जल प्रवाहित मिट्टी, कांप मिट्टी जिसको कहते हैं, हिम प्रवाहित मिट्टी और वायु प्रवाहित मिट्टी। तो ये प्रकार आपके माने जाते हैं। ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है, विश्व में मिट्टियों को निम्नलिखित विभाजित करना उपयुक्त रहता है। जैसे कटिबंध के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण किया जाता है। जो मिट्टी जलवायु और वनस्पति के दीर्घकालीन प्रभावों से विकसित होती है, ध्यान रखिएगा, एक दिन की प्रक्रिया का यह परिणाम नहीं होता है, ये दीर्घकालीन प्रभावों से विकसित होती है और जलवायु और वनस्पति प्रदेशों के अनुसार मिलती है। इसके वर्ग में जो रखा जाता है प्रमुख रूप से दो प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। एक पेडोल्फर होती है। पेडोल्फर में क्या होता है, एल्युमिनियम लोहा की मात्रा अधिक परंतु समान नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी होती है लेकिन समान नहीं होती है, एल्युमिनियम की और Fe की, लोहे की। इन मिट्टी के क्षेत्रों में लैटिजेशन और पाइजोलाइजेशन की प्रक्रिया काम करती है। पेडोल्फर की वनस्पतिक मिट्टियों के आधार पर दो वर्गों में बांटा जाता है। जैसे देखिए, जो वन प्रदेशों की मिट्टी होती है, तो वन प्रदेशों में कौन कौन सी है, पॉटजॉल है, पॉटजॉलिक मिट्टी होती है और लेटराइट मिट्टी होती है। लंबी घास वाले प्रदेशों की मिट्टियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो पॉटजॉलिक, लैटोजोलिक मिट्टियाँ, और दूसरी कौन सी है, प्रेयरी मिट्टियाँ और पेडोकल मिट्टियाँ। ठीक है। तो अब एक एक करके सभी को अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो देखिए, बंधांतरित मिट्टियाँ कौन कौन सी होती हैं, कि ऐसी मिट्टियाँ कटिबंधीय मिट्टियों के बीच बिखरे क्षेत्रों में मिलने के कारण इस प्रकार की मिट्टियों को कटिबंधांतरित मिट्टियाँ कहा जाता है। ठीक है। अब इन मिट्टियों पर मूल चट्टान का कुछ जल प्रवाह संबंधी विशेषताओं का अधिक प्रभाव रहता है। इन मिट्टियों में कौन कौन से प्रकार आते हैं, तो सबसे पहले आती है रेडजीना। तो देखिए, रेडजीना जो है एक प्रकार उपजाऊ मिट्टी होती है जो शीघ्र टूटने और शीघ्र घुलने वाली चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित होती है। इसका विस्तार जो है अधिकतर आंध्र प्रदेशों में होता है, जहाँ पर अपक्षालन के कारण वहाँ की मिट्टियाँ अनुपजाऊ हो जाती हैं। ठीक है। रेगुर मिट्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, यह मिट्टी जो है ज्वालामुखी लावा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। काले रंग या अधिक भूरे रंग की यह एक उपजाऊ मिट्टी है। इसमें कपास और मोटे अनाजों की अच्छी कृषि की जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी की बात कर लेते हैं। मरुस्थलों के अंतरस्थलीय क्षेत्रों, मतलब अंदर वाले क्षेत्रों में, अपवाह क्षेत्रों में अधिक वाष्पीकरण के कारण मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक मिलने के कारण जो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, तो इसको हम मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। हिमनदी क्षेत्रों की मिट्टी कैसी होती है, देखिए, हिमनद के पिघलने वाले क्षेत्रों में समुद्र तली दलदलों भाग में जल प्रवाह की कठिनाई के कारण अधिक जल एकत्रित हो जाता है और हवा के मिट्टी में प्रवेश न कर पाने के कारण अधिक जैविक तत्वों से युक्त होते हुए भी ऐसी मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। ठीक है। तीसरी मिट्टी कौन सी है, अपार्श्विक मिट्टियाँ। ये मिट्टियाँ अविकसित होती हैं, ध्यान रखिएगा, इनमें स्तरों का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है। जैसे जलोढ़ है, लोयस है, हिमोड़ है, इस प्रकार की मिट्टियाँ जो होती हैं वो एक स्थान से पर्याप्त समय तक नहीं रह पाती। इसके निर्माण में किसी प्रक्रिया विशेष का प्रभाव नहीं रहता। इसमें विभिन्न स्थानों के जैव पदार्थ, खनिजों का समावेश रहने से बहुधा उपजाऊ हो जाती है। ठीक है। तो ये आपकी अपार्श्विक मिट्टियाँ हो गई। अब देखिए, मिट्टी का नवीन वर्गीकरण देख लेते हैं। तो जैसे देखिए, विश्व में मिट्टी को वर्गीकृत करने का दूसरा प्रयास 1975 में बृहद मृदा वर्गीकरण योजना के तहत किया गया। इसमें क्या हुआ कि उन तत्वों को लिया गया जिन्हें क्षेत्रों में अवलोकित और अनुमानित किया गया। देखा गया कि हाँ भाई, कौन सी मिट्टियाँ कहाँ पर पाई जा रही हैं, बनावट और आकारिकी के अनुसार उसका आकार क्या है। इस योजना में मंडलीय और अंतरमंडलीय अंतर को त्याग दिया गया और सिंचाई, जोतने, उर्वरकों के प्रयोग से होने वाले परिवर्तनों में ध्यान में रखकर किया गया। मिट्टी के नवीन वर्गीकरण में कौन कौन सी मिट्टी हैं, जैसे एंटीसॉल मिट्टी। देखिए, एंटीसॉल ये मिट्टी जो है सहारा, कनाडा के पर्वतों में पाई जाती हैं, अलास्का और साइबेरिया, तिब्बत में पाई जाती है। एंटीसॉल का विकास जो है पूरी तरह से नहीं हुआ है और यही कारण है कि इसमें संस्तरों का अभाव पाया जाता है, मतलब इसमें संस्तर नहीं पाए जाते। एंटीसॉल की 5 उप श्रेणियाँ हैं। ठीक है। तो अक्वेंटस है, अरेंटस है और
फ्लुवेंटस है और प्लासामेंटस है और अर्थेंटस है, ठीक है। तो ये आपके 5 प्रकार की मिट्टियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। इन्वर्टिसॉल मिट्टियाँ क्या होती है? इन्वर्टिसॉल क्या होता है? देखिए, इन्वर्टिसॉल मिट्टियाँ जो हैं पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सूडान, भारत, ऑस्ट्रेलिया में फैली हुई हैं। इस मिट्टी की विशेषता यह है कि पानी के मिलाए जाने पर यह फैल जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है, जिससे इसमें दरारें पड़ जाती हैं और मिट्टी में यह गुण जो है मांट मोरिलोनाइट नामक खनिज के कारण होता है। ये खनिज का नाम ध्यान रखिएगा, मांट मोरिलोनाइट, ठीक है। ये मिट्टी जो होती है शुष्क आर्द्र जलवायु वाली उष्ण कटिबंध और उपोष्ण सवाना घास के मैदानों में मिलती है। मिट्टी के महीन कण इसकी जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। हालांकि मांट मोरिलोनाइट जो होता है मृतिका की उपस्थिति के कारण यह जल जो है पौधों में नहीं मिल पाता है। इन्वर्टिसॉल श्रेणी जो मिट्टियाँ हैं इनकी 4 श्रेणियाँ होती हैं, जैसे टोरेटर्स है, उडेटर्स है और अस्टर्स है और जेरेटर्स है, ठीक है। तो ये आपके 4 उप श्रेणियाँ आपकी इन्वर्टिसॉल की पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए एरिडोसॉल क्या होता है। एरिडोसॉल जो मिट्टियाँ हैं ये दक्षिण पश्चिम अमेरिका, मध्य मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग और सहारा, पश्चिमी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, गोबी मरुस्थल में पाई जाती हैं। इन मिट्टियों में अवक्षालन नहीं होता है और जैविक पदार्थ जो है न्यून मात्रा में क्षारों की प्रचुरता होती है। देखिए जैविक पदार्थ बिल्कुल बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और क्षार जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एरिडोसॉल मूलतः रेगिस्तानी मिट्टी को कहा जाता है। एरिडोसॉल के 2 श्रेणियां हैं, आर्गिडस है और आर्थिडस है, ठीक है। मोलिसॉल क्या होता है? देखिए मोलिसॉल की मिट्टियाँ कौन सी होती हैं? तो मोलिसॉल की मिट्टियाँ अमेरिका, चीन, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल, मंगोलिया, पराग्वे, उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना के मैदानों में फैली हुई हैं। यह मिट्टी मुलायम और भुरभुरी होती है और प्रेरी वनस्पति से संबंधित होती है। मोलिसॉल जो क्षेत्र है विश्व के अन्न भंडार कहलाए जाने वाले क्षेत्र में से स्थित है और मोलिसॉल के 7 भाग हैं। अल्बोल्स है, अकोल्स है, जेरोल्स है, रेंडोल्स है और अस्टोल्स है, बोरोल्स है और उडोल्स है। तो ये इसके उपभाग हैं। अब देखिए इंसेप्टिसॉल मिट्टियाँ कौन सी होती हैं? तो इंसेप्टिसॉल मिट्टियाँ जो हैं अमेरिका, चिली, कोलंबिया, फ्रांस, साइबेरिया, पूर्वी चीन, दक्षिण पश्चिम गंगा घाटी, इक्वाडोर के हिस्से में फैली हुई हैं। ये इंसेप्टिसॉल जो नूतन मिट्टियाँ हैं जिनके संस्तर अल्प विकसित अवस्था में होते हैं और साथ ही अवक्षालन और अपक्षयन की जो तीव्रता है वो भी बहुत कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है। इंसेप्टिसॉल के 6 भाग हैं। अम्ब्रेप्टस है और आक्रेप्टस है, प्लेजेटस है और अंडेप्टस है और अक्वेप्टस है और ट्रोटेप्टस है, ठीक है, ट्रोपेप्टस, ठीक है। तो ये आपके 6 भाग इंसेप्टिसॉल मिट्टी के पाए जाते हैं। अब उसके बाद क्या है, स्पोडोसॉल क्या होती है? स्पोडोसॉल मिट्टी जो है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप, दक्षिणी अमेरिका के कुछ भागों, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण वन क्षेत्रों में पाई जाती है। स्पोडोसॉल मिट्टियों में क्या होता है, जो सिलिकेट होते हैं उनको छोड़कर अवक्षालन की क्रिया तीव्र होती है। इसमें जैविक क्रियाएं अधिक होती हैं, ध्यान रखिएगा। और स्पोडोसॉल मिट्टियाँ जो होती हैं अम्लीय होती हैं, इसकी जल धारण क्षमता जो होती है कम होती है। इसके 4 भाग हैं, अर्थाडस है, फेराडस है, अक्वाडस है और ह्यूमाडस है। अब देखिए अल्फीसॉल कौन सी मिट्टियाँ होती हैं? तो देखिए अल्फीसॉल जो मिट्टियाँ हैं वो आपका अमेरिका, पूर्वी ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका के निचली भागों, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया के पर्णपाती वनों में प्रांतों में फैली हुई हैं। अल्फीसॉल मिट्टियाँ की सतह का रंग जो होता है स्लेटी से भूरे के बीच में हो सकता है। अल्फीसॉल के 5 भाग हैं, ठीक है। अस्टल्पस है और बोरलप्स है, जेरलप्स है और अक्वल्प्स है और उडल्प्स है, ठीक है। तो ये आपके 5 उपभाग माने जाते हैं अल्फीसॉल के। अब लास्ट जो है अगला जो है अल्टीसॉल है। अल्टीसॉल मिट्टियाँ जो हैं दक्षिण पूर्व अमेरिका, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण ब्राज़ील और पराग्वे के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये क्षेत्र जो है सामान्यतः महाद्वीपों के दक्षिण पूर्वी सीमांत हैं। अल्टीसॉल अपक्षयित
अम्लीय मिट्टियाँ होती हैं। लोहे के ऑक्साइड इसकी सतह को लाल रंग कर देते हैं। और अल्टीसॉल के 5 उपभाग हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपके कौन कौन से हैं? अडल्टप्स है, अकल्टप्स है, और जेलाल्टप्स है, ह्यूमल्टप्स है, और अस्टाल्टप्स है। ठीक है, तो ये आपके 5 उपभाग हैं आपके अल्टीसॉल के। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है? ऑक्सीसॉल मिट्टियाँ। ऑक्सीसॉल मिट्टियाँ कौन सी होती हैं? देखिए, ऑक्सीसॉल मिट्टियाँ जो हैं उत्तरी ब्राज़ील, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से, दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैली हुई हैं। ऑक्सीसॉल गहन अवक्षालित और अपक्षणीय मिट्टियाँ होती हैं जिनमें सिलिकेट नहीं पाए जाते। बृहद मात्रा में लोहे और एल्युमिनियम के कवोलिनाइट्स और ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय स्थलों में इस मिट्टी का निर्माण सर्वाधिक हुआ है। ऑक्सीसॉल मिट्टी पर झूम या स्थानांतरित खेती की जाती है। ऑक्सीसॉल मिट्टी जो है समुचित प्रबंध करने पर ही उत्पादक होती है। ऑक्सीसॉल के 5 उपभाग हैं। टोराक्स है, ह्यूमाक्स है, अस्टाक्स है, अक्वाक्स है, और आर्थाक्स है। ठीक है, हिस्टेसॉल देख लिए। हिस्टेसॉल कौन सी मिट्टी होती है? लास्ट मिट्टी है दोस्तों हिस्टोसॉल। तो हिस्टोसॉल जो है पौधों में वियोजित और अवशोषित अवशेष जो हैं समेटे पीठ हैं। और यदि मृत्तिका की मात्रा में मिट्टी में कम हो, ठीक है, तो हिस्टोसॉल से कम 20% जैविक पदार्थ होगा, परंतु मृत्तिका की जो मात्रा होती है 50% से अधिक होगी। लेकिन होगा क्या? तो जैविक पदार्थ जो है 30% होगा। शीत प्रदेशों में हिस्टोसॉल मिट्टी अम्लीय होती है। इसमें पोषक तत्वों की न्यूनता रहती है और निम्न अक्षांशों में भी अनुकूल दशाएं मिलने पर हिस्टोसॉल का निर्माण किया गया है। चूने और उर्वरकों के प्रयोग से इसे उपजाऊ बनाया जा सका। हिस्टोसॉल के 4 भाग होते हैं: फोलिस्ट, सेपरेटिस्ट और हेमिस्ट तथा फाइब्रिस्ट। तो ये 5 उपभाग हैं, 4 उपभाग आपके हिस्टोसॉल के। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मिट्टियों का मोटा मोटा वर्गीकरण हम लोगों ने देखा। अच्छे तरीके से देखिए, और अगले वाले लेक्चर में हम लोग अगले वाले टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।